हेलो एवरीवन, मैं इमरान, कॉर्पोरेट ट्रेनर इन फाइनेंशियल एजुकेशन। आज हम लोग एनआईएसएम 5 पे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम में आने वाले रिपीटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एन इन्वेस्टर चूज ए म्यूचुअल फंड स्कीम बेस्ड ऑन वेदर इज हर डैश मैचेस विद दैट ऑफ द स्कीम। इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते टाइम किस चीज को मैच करते हैं स्कीम के साथ। पहला ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट पीरियड, दूसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, तीसरा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। तो हम लोग पढ़े कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर म्यूचुअल फंड स्कीम का एक क्लियर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है। एग्जाम्पल ग्रोथ, जैसे वेल्थ क्रिएट करना, इनकम, रेगुलर इनकम लेना, जैसे कि डिविडेंड फंड हो गया। सेफ्टी यानी कैपिटल प्रोटेक्शन करना। इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? अपना गोल मैच करना चाहिए स्कीम के ऑब्जेक्टिव के साथ, इसलिए इसका राइट आंसर है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। म्यूचुअल फंड हैव टू फॉलो द रेगुलेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर इन्वेस्टमेंट इन। म्यूचुअल फंड को आरबीआई के रूल्स किस टाइप के इन्वेस्टमेंट में फॉलो करने पड़ते हैं? पहला ऑप्शन है सिक्योरिटीज मार्केट, दूसरा ऑप्शन है गोल्ड, तीसरा ऑप्शन है मनी मार्केट, चौथा ऑप्शन है कमोडिटी मार्केट। तो इसका राइट आंसर है मनी मार्केट। मनी मार्केट को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई करता है। फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई करता है। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इक्विटी एंड सिक्योरिटी मार्केट को कंट्रोल करता है और म्यूचुअल फंड को कंट्रोल करता है। इसीलिए म्यूचुअल फंड जब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि ट्रेजरी बिल हो गया, कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें आरबीआई के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। To become a mutual fund distributor in India, one has to pass an exam which is conducted by। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए जो एग्जाम देना पड़ता है वह कौन कंडक्ट कराता है? ऑप्शन है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तीसरा ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट एनआईएसएम। चौथा ऑप्शन है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर है एनआईएसएम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। अगर आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो प्रोसेस होता है, पहले आपको एनआईएसएम एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, मैंडेटरी है वो। फिर उसके बाद एमपी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, मतलब एआरएन के लिए रजिस्टर करना पड़ता है, वहां से आपको एमपी से एआरएन मिलता है। तो आपको याद करना है एनआईएसएम क्या करता है। एनआईएसएम एग्जाम कंडक्ट कराता है और लाइसेंस कौन देता है? एमपी देता है। How much does a mutual fund disclose the information on total expense ratio charged to a mutual fund scheme? Whether is this published? म्यूचुअल फंड अपना एक्सपेंस रेशियो कितनी बार डिस्क्लोज करता है और वो इंफॉर्मेशन कहां पब्लिश होती है? ऑप्शन है डेली ऑन द म्यूचुअल फंड वेबसाइट, दूसरा ऑप्शन है वीकली ऑन द म्यूचुअल फंड वेबसाइट, तीसरा ऑप्शन है वंस ए मंथ इन द फंड फैक्ट शीट, चौथा ऑप्शन है वंस ए ईयर व्हेन इट कम्स द मैंडेटरी डिस्क्लोजर टू सेबी एंड एमपी। तो टीआर रेशियो मतलब टोटल एक्सपेंस रेशियो डेली बेसिस पर एमपी को अपने वेबसाइट पर, म्यूचुअल फंड को अपने वेबसाइट पर देना होता है। तो इसका राइट आंसर है डेली ऑन द म्यूचुअल फंड वेबसाइट। टीआर मतलब टोटल एक्सपेंस रेशियो, म्यूचुअल फंड चलाने का टोटल कॉस्ट एक्सपेंस जो इन्वेस्टर से इनडायरेक्टली चार्ज होता है उसे ही बोलते हैं टोटल एक्सपेंस रेशियो। एएमसी को डेली बेसिस पर टोटल एक्सपेंस रेशियो डिस्क्लोज करना होता है और वो अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करता है। तो क्वेश्चन अगर ये भी आ जाता है कि टोटल एक्सपेंस रेशियो कहां पब्लिश होता है, तो वो वेबसाइट पर, एएमसी की वेबसाइट पर पब्लिश होता है। इन इंडिया द म्यूचुअल फंड्स आर कंस्टिट्यूटेड एज। इंडिया में म्यूचुअल फंड के लीगल स्ट्रक्चर क्या होता है? लिमिटेड कंपनी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, चौथा है ट्रस्ट। तो इंडिया में म्यूचुअल फंड एज ए ट्रस्ट वर्क करती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रस्ट। इंडिया में म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर होता है ट्रस्ट स्ट्रक्चर। ये इंडियन ट्रस्ट एक्ट 8082 के अंडर गवर्न होता है। इन्वेस्टर का पैसा ट्रस्ट के थ्रू मैनेज होता है। एक ट्रस्टी होता है जो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी फंड मैनेज करती है। इसलिए म्यूचुअल फंड कोई कंपनी या एनजीओ नहीं होता, ये एक लीगल ट्रस्ट स्ट्रक्चर होता है। Suresh sees that his friends are investing in a financial scheme which is promising very high return यानी कि Ponzi scheme. He also blindly invest in the same scheme which bias is Suresh exhibiting. सुरेश ने देखा उसके फ्रेंड्स एक स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी रिस्की एंड पॉन्जी है, वो भी बिना सोचे समझे सेम इन्वेस्टमेंट कर लेता है। तो ये कौन सा बायस है?
पहला ऑप्शन है हर्ड मेंटेलिटी, दूसरा ऑप्शन है लॉस एवर्जन, तीसरा ऑप्शन है कॉन्फिडेंस बायस और चौथा ऑप्शन है एंकरिंग। तो इसका राइट आंसर है हर्ड मेंटेलिटी। हर्ड मेंटेलिटी क्या होता है? जब लोग बिना सोचे समझे दूसरे को फॉलो करते हैं। जैसे कि सब लोग एक स्टॉक या स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप भी बिना रिसर्च किए इन्वेस्ट कर देते हो। ये डिसीजन लॉजिक से नहीं, इमोशन एंड क्राउड इन्फ्लुएंस से होता है। Which is the first step that a mutual fund distributor should take in building a mutual fund portfolio for his investors? म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जब क्लाइंट का पोर्टफोलियो बनाता है तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? ऑप्शन है he should list the best performing funds for the investor to select। दूसरा ऑप्शन है he should set the financial goal of the investor। तीसरा ऑप्शन है he should invest the amount in a liquid fund and set a systematic transfer plan in a good equity fund। He should list good equity funds with the lowest expense ratio for the investor to select। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे और आपको ऑप्शन को सही से पढ़ेंगे तो जो एक ऑप्शन है, तीन ऑप्शन अच्छा, ये सब स्कीम का बात करेगी, ये स्कीम अच्छा है, इक्विटी स्कीम में करना चाहिए। बट पहले जब तक क्लाइंट का फाइनेंशियल गोल डिसाइड नहीं होगा, इन्वेस्टर का फाइनेंशियल गोल नहीं पता चलेगा, तब तक उसको स्कीम कैसे दे सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है ही शुड सेट द फाइनेंशियल गोल ऑफ द इन्वेस्टर। क्यों इसका राइट आंसर ये ही शुड सेट द फाइनेंशियल गोल ऑफ द इन्वेस्टर? क्योंकि इन्वेस्टमेंट कभी फंड से स्टार्ट नहीं होता, इन्वेस्टमेंट गोल से स्टार्ट होता है। जैसे एग्जांपल, इन्वेस्टमेंट गोल क्या क्या हो सकता है? रिटायरमेंट हो गया, हाउस बाइंग हो गया, चाइल्ड एजुकेशन हो गया, है ना। जब गोल क्लियर होता है तभी डिसाइड होता है कितना इन्वेस्ट करना है, कितना टाइम के लिए करना और किस टाइप का फंड लेना है। डैश इज ए प्रॉपर बेंचमार्क फॉर बैलेंस्ड हाइब्रिड स्कीम। बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड के लिए करेक्ट बेंचमार्क कौन सा है? पहला ऑप्शन है क्राइसिल हाइब्रिड 75 प्लस 25 कंजर्वेटिव इंडेक्स, दूसरा ऑप्शन है क्राइसिल इंडेक्स 25 प्लस 75 एग्रेसिव इंडेक्स और तीसरा ऑप्शन है क्राइसिल हाइब्रिड 50 प्लस 50 मॉडरेट इंडेक्स। तो आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि बैलेंस्ड हाइब्रिड पूछा जा रहा है, बैलेंस यहाँ पे कहां दिख रहा है? 50-50। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। और एग्रेसिव में ये आ जाएगा, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड जब पूछा जाएगा तो हो जाएगा 25-75 और 75-25 हो जाएगा कंजर्वेटिव हाइब्रिड स्कीम का। जैसे एग्रेसिव हाइब्रिड में क्या हो गया, ज्यादा इक्विटी हो गया तो 75% हो गया, बेंचमार्क क्या हो जाएगा उसका 25-75 एग्रेसिवली इंडेक्स। बैलेंस्ड हो जाएगा, इसमें 50% इक्विटी होता है, 50% डेट होता है, तो इसका बेंचमार्क 50-50 मॉडरेट इंडेक्स हो गया। कंजर्वेटिव हाइब्रिड में क्या हो गया, ज्यादातर डेट होता है, यानी कि 75% डेट है और 25% इक्विटी है, तो इसका बेंचमार्क हो गया 75 प्लस 25 कंजर्वेटिव इंडेक्स। अगर आप म्यूचुअल फंड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम आपको सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि पूरी जर्नी के लिए प्रिपेयर करते हैं। ट्रेनिंग, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिकल गाइडेंस के साथ एआरएन के बाद का रियल गेम एवीएम बिल्ड करना होता है और उसमें भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। अगर आप सीरियस है अपने फाइनेंशियल करियर को लेकर तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।